Namaskar, this is Kapildev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapildev Sharma. This is the fourth video of verbs in English और नाउन पूरी पढ़ा चुका हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। प्रोनाउन कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। एडजेक्टिव्स फिनिश हो चुके हैं और आर्टिकल्स भी मैंने रिसेंटली ही फिनिश किए हैं। अगर हाँ आप इसे प्रीमियर में नहीं देख रहे हैं, कभी बाद में देख रहे हैं, तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पर। हो सकता है आपको प्रीपोजिशंस, एडवर्ब्स, वॉइस, नरेशन सारी चीजें जरूर मिल जाएं, बिकॉज जिस तरह मैं वीडियोस बनाता रहता हूं स्टेप बाय स्टेप उनको अपलोड भी करता रहता हूं। वर्ब्स के चैप्टर का ये फोर्थ वीडियो है। एक बार क्विक ओवरव्यू के पिछले 3 वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो वी हैड द इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश, जहां पर आपको मार्क किया। वैसे तो बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना बोलूं वो कम है, लेकिन हाँ इन 2 शब्दों से जरूर मार्क किया। वर्ब्स हमेशा एक्शन नहीं दिखाती, कई बार स्टेट भी दिखा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइप्स ऑफ वर्ब्स में मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरीज, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, लेक्सिकल, रेगुलर, इररेगुलर, वीक, स्ट्रॉन्ग, कॉपुलेटिंग, लिंकिंग, बहुत सारे टर्म्स आपको एक्सप्रेस किए थे। सेकेंड वीडियो में उन्हीं में से एक टर्म को पिक किया, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब्स इन इंग्लिश, और बहुत अच्छे से आपको समझाया कि ट्रांजिट मतलब टू पास ओवर, जो वर्ब्स अपना एक्शन आगे बढ़ा देती हैं, यानी किसी और शब्द पर जो अक्सर ऑब्जेक्ट हो जाता है उसे ट्रांजिटिव कहा जाता है। न कि रटे हुए शब्दों से कि ट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, इनट्रांजिटिव के साथ नहीं आते। क्यों, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने, हाँ जरूर देखिएगा, मैंने वो वर्ब्स डिस्कस की एक वीडियो में जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डजंट मैटर दैट्स एसएससी, बैंकिंग और एनी अदर एग्जामिनेशन लाइक डिफेंस, एनडीए, एयरफोर्स, कुछ भी हो, हाँ हर एग्जाम में लगभग वर्ब्स का वेटेज उनसे रहता है, तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। उसके अलावा बहुत सारी वर्ब्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैं इस वीडियो में, और अगर टाइम एक्स्ट्रा लगा तो एक और वीडियो देकर आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स इन इंग्लिश आस्क्ड ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जामिनेशन, जो लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। बिफोर आई प्रोसीड, लेट मी मार्क यू सम ऑफ द बेसिक टर्म्स। आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मानता हूं, सहमत हूं कि आपको डाउट्स जरूर होती होंगी, नए पेपर्स आते हैं, नई चीजें जरूर मिलती हैं, मुझे भी डेली सीखने को कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा, जिससे मेरी रेगुलर क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपकी कोई डाउट है तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स डेली अपने मैसेजेस से वहां पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा। एंड यस, आई एम अ प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी। आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर किसी भी चीज का प्लस सब्सक्रिप्शन चाहें तो टोटल अमाउंट पे करने से पहले मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज कपिल सर, KAPILSIR। आपको फ्लैट 10% ऑफ भी रहेगा। स्टार्टिंग दिस सेशन नाउ। ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दी थी, क्विक रिवीजन इन चीजों का, कि राइज भी एक वर्ब होती है, रेज भी इंग्लिश में वर्ब होती है। इनमें से एक उठना था, एक उठाना था। प्लीज लास्ट वीडियो में डिटेल देख लीजिएगा। राइज एक तरह से इंट्रांजिटिव होती है, रेज ट्रांजिटिव होती है। फॉल और फेल में से एक का मतलब गिरना है, एक का मतलब गिराना है। अगर आप रटते हैं, भूल सकते हैं, डिराइव करना जानते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको शो किया था, तो आप ध्यान रखिएगा। फॉल हमेशा गिरने को दिखाता है और फेल ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेयर, आई शुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर, जो एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, लाए, झूठ बोलने को कहा जाता है। लाए लेटने को या किसी वर्टिकल पोजीशन पर या हॉरिजॉन्टल पर भी रखने को कहा जाता है, इनट्रांजिटिव। जबकि लेटाने को या किसी चीज को कहीं पर रखने को कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी देयर। फाइंड का मतलब ढूंढना है, और कई बार मार्क किया, जैसे लास्ट स्लाइड में भी, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल है, जबकि फेल अपने आप में किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। तो हाँ, इंग्लिश में कई वर्ब्स को ट्रांजिटिव से इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बिहेव कराया जा सकता है। ये मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं, इसीलिए जल्दी से इनको वर्ड्स में मार्क कर रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल्स आप वहां देख सकते हैं। फाइंड ढूंढने को कहा जाता है, सेकंड फॉर्म फाउंड है, लेकिन फाउंड अपने आप में एक और वर्ब होती है जिसका मतलब किसी चीज की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश समथिंग भी हो जाता है। ग्राइंड पीसने को कहा जाता है, सेकंड फॉर्म ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी है। किसी चीज को दफनाना या फिर जमीन में गाड़ने को भी ग्राउंड कहा जाता है। वाइंड एज अ वर्ब, विंड नाउन होती है, हम सब जानते हैं। वाइंड एज अ वर्ब लपेटने को कहा जाता है, पंखे की कॉपर वाइंडिंग कही जाती है। सेकंड फॉर्म वाउंड है, लेकिन घाव और घाव भरने को एज अ नाउन, एज अ वर्ब इंग्लिश में वाउंड भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इनकी सेकंड फॉर्म्स में वाउंडेड और वाउंडेड मार्क किया जाता है। एक वर्ब है बेयर, जिसका मतलब सहन करना होता है। थर्ड फॉर्म बॉर्न चली जाती है, किसी चीज को सहन करना, झेलने के लिए।
और जनरल तौर पर बेयर के एक और वेरिएशन से थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल BORN बनता है, जो एडजेक्टिव है। बहुत जल्द आप पढ़ेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है, जिसे हम अक्सर पैसिव वॉइस में यूज करते हैं जन्म लेने के लिए। मैंने इनके कुछ रीजन भी आपको लास्ट वीडियो में मार्क किए। लटकाना किसी भी चीज का हो सकता है, फांसी पर लटकाने पर इंसान की जान जाती है, तो साधारण कपड़ों को टांगने के लिए अलग वर्ब है, एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, और फांसी पर टांगने के लिए एक अलग वर्ब है। जनरली सब जानते हैं, बच्चा भी जानता है कि सी, सॉ, सीन कुछ वेरिएशंस होते हैं, लेकिन किसी की सेकंड फॉर्म किसी के फर्स्ट फॉर्म के इक्विवेलेंट हो सकती है। सॉ इंग्लिश में आरी को कहा जाता है एज अ नाउन। उसी आरी से किसी चीज को काटने को भी सॉ कहा जाता है। सॉ इंग्लिश में वर्ब भी है, आरी से किसी चीज को काटना। सेकंड फॉर्म सॉर्ड और थर्ड फॉर्म सॉर्ड और सॉन बोथ वेरिएशन से डिफाइन की जाती है। यहां से इस वीडियो की बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएशन। फ्लाई और फ्लो दो वर्ब्स होती हैं, आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्लाई एक तरह से उड़ने को कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि एरोप्लेन्स फ्लाई होते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सम कॉमन एग्जांपल्स वी ऑल नो। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अगर चिड़िया किसी दिशा में उड़ती है या फिर चली जाती है, वो भी कोई चीज हो सकती है। करंट के लिए कभी फ्लाई नहीं कहा जाता, करंट किसी दिशा में फ्लो कहा जाता है। सिमिलरली यहां पर गंगा का फ्लो बहुत तेज है, पानी का फ्लो कहा जाता है, पानी के लिए फ्लाई यूज नहीं करते। तो अक्सर आसमान में उड़ना, जहां पर कोई डायरेक्शन हम कंसिडर नहीं करते हैं, चिड़िया किसी से भी किसी दिशा में जा सकती है, दैट इज सपोज टू बी फ्लाई। किसी भी डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाना, डाइवर्ट हो जाना फ्लाई की कैटेगरी में है। और अगर आपकी डायरेक्शन फिक्स्ड है तो उसे हमेशा फ्लो से दिखाया जाता है। तो वाटर करंट के लिए अक्सर फ्लो इस्तेमाल करते हैं, पानी का हमेशा फ्लो कहा जाता है, बिकॉज नदियां एक दिशा में बहती हैं जो आगे चेंज हो सकती है। लेकिन बर्ड्स किसी भी दिशा में जा सकती है। फ्लाई एक तरह से अक्सर हवा में उड़ना और किसी नॉन डायरेक्शनल फ्लो को भी दिखा सकती है। तो प्लीज इन दोनों में भी डिफरेंस ध्यान रखिएगा। फ्लाई इन टर्म्स ऑफ उड़ना किसी भी दिशा में पॉसिबल है, लेकिन फ्लो एक ही दिशा में रेगुलर जरूर रहता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट डायरेक्शन से फ्लो, चाहे वो करंट का हो चाहे वाटर का हो, और जब आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं करना है उस केस में आपका वर्ब हमेशा फ्लाई रहता है। फॉर्म्स आपके सामने है, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लोन हो जाती है। एन ईगल फ्लू ओवर माई हेड, लेकिन वाटर फ्लो, करंट फ्लो हमेशा यही मार्क किए जाते हैं। सेकंड फॉर्म फ्लोड एंड थर्ड फॉर्म फ्लोड। प्लीज ध्यान रखिएगा, इनके मिसमैच करके एरर्स एग्जाम में दिए जाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से नेक्स्ट स्लाइड, एडवाइस और एडवाइज। हम सब लोग जानते होंगे, मेरा फर्ज बनता है कि ऐसी कई चीजों को कंपाइल करके आपको एक जगह दिखा पाऊं, इसीलिए जरूर मार्क किया है। जो नहीं जानते हैं आप प्लीज ध्यान रखिएगा। ADVICE और ADVISE कई लोगों की डाउट भी होती है, ये सर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर बहुत कॉमन पैटर्न है, इसीलिए मैंने जितने वर्ड्स मुझे मिले इनको साथ में लिख दिया है। ना सिर्फ ADVICE प्रैक्टिस की भी दो स्पेलिंग मार्क की जाती हैं, CESE, प्रोफेसी की भी यही स्पेलिंग है और लाइसेंस की भी यही स्पेलिंग होती है। चार शब्द मैंने साथ में लिखे हैं जिससे आपको इन सबको सेम पैटर्न में ध्यान रख पाए। फॉर्मल इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश में, बिकॉज अमेरिकन में इनके वेरिएशन भी आ जाते हैं, एग्जाम्स में फॉर्मल फॉलो होती है। ADVICE नाउन को कहा जाता है या नाउन है, और ADVISE इंग्लिश में वर्ब होती है। आई रिपीट, ADVICE नाउन है, SE वर्ब है। सर सेंटेंस में कैसे फर्क पता चलेगा नाउन है या फिर वर्ब है? प्रैक्टिस CE इंग्लिश में नाउन है जबकि SE इंग्लिश में वर्ब होती है। प्रोफेसी भविष्यवाणी करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। प्रोफेसी नाउन है, CE, और SE हमेशा वर्ब बिहेव करती है। और मैं वापस आपको शो कर दूंगा लाइसेंस, नेक्स्ट वर्ड इन दिस कैटेगरी। CE नाउन है और लाइसेंस वर्ब की तरह इस्तेमाल की जाती है विद द स्पेलिंग ऑफ SE। डिफरेंस कैसे नजर आए? तो मैं नाउन पढ़ा चुका हूं, आशा रखता है आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं तो प्लीज देख लीजिएगा। एडवाइस जब नाउन है, आपको एक एग्जांपल याद होगा, कई शब्द इंग्लिश में अनकाउंटेबल होते हैं। न्यूज जिस कैटेगरी में था, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, वाटर, एडवाइस भी उसी कैटेगरी में था। और कुछ रामबाण में आपको अभी तक पढ़ा चुका हूं, कोई नया हो तो माफ कीजिएगा, ये वर्ड्स आपको ऑकवर्ड लगेंगे, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए क्वाइट कंफर्टेबल होगा। वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रपोजिशंस के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, और सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं। तो अगर मुझे आपको लिखना हो कि आई नीड योर एडवाइस, यार मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए, आई नीड योर एडवाइस, अब मुझे नहीं पता CE आएगा या फिर SE आएगा, जज करते हैं।
योर इंग्लिश में पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आपको पता होगा, अदरवाइज आप पढ़ लीजिएगा। प्रोनाउन नहीं होता, माफ कीजिएगा, किसी को लगे योर तो प्रोनाउन होता है, डिक्शनरी चेक कीजिए। YOUR एडजेक्टिव है, और इतना हम जानते हैं एडजेक्टिव्स वर्ब्स को मॉडिफाई नहीं करते, एडजेक्टिव हमेशा नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो यहां पर जो आपको चाहिए, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आती है, एक नाउन रख दीजिएगा। आई नीड योर एडवाइस, गिव मी योर एडवाइस, ओके, आई वॉज गिविंग माई एडवाइस, तो एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा नाउन आती है। अगर कभी ये लिखा है कि ही गिव मी अ एडवाइस या फिर एन एडवाइस, तो यहां पर ए और एन बाद में देखा जाएगा। पहली चीज एडवाइस नाउन है, नाउन की कैटेगरी में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल्स के साथ आर्टिकल नहीं आता। ये भी एग्जामिनेशंस की एक गलती है कि ही गिव मी अ एडवाइस, उसने मुझे एन एडवाइस, सॉरी, उसने मुझे एक सलाह दी। यहां पर ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, बिकॉज ये नाउन है, अनकाउंटेबल है। लेकिन हाँ, ही एडवाइज्ड मी टू डू समथिंग, उसने मुझे इस काम को करने की सलाह दी, तो वो सलाह देना एक वर्ब के एक्शन पर आ जाएगा, और एडवाइज करना वर्ब है SE, और वर्ब्स की फॉर्म हो सकती हैं। तो मैं कंक्लूजन में ये लाइन कह दूं, CE में कभी आप D नहीं देख सकते, ADVICED, बिकॉज नाउन की फॉर्म्स नहीं होती। लेकिन हाँ, SED लिखना जायज है। नरेशन जब आप सॉल्व करेंगे, ही सेड टू मी डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद मत किया करो, तो वहां पर इन्हीं वर्ब्स को प्रेफर करते हैं। ही एडवाइज्ड मी, दूसरी वाली, टू नॉट टू वेस्ट वाटर, फॉर एग्जाम्पल ही एडवाइज्ड मी, ही सजेस्टेड टू मी, ऐसे वर्ड्स में आपका SED। प्लीज डू रिमेंबर, एडवाइस SE वर्ब है, CE नाउन है। सेम वेरिएशंस फॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश में प्रैक्टिस CE एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, SE को एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। सर डिफरेंस तो मैं लिख देता हूं, या आप भी ध्यान रखिएगा। जनरली हम एक लाइन बचपन से जानते हैं, स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सब जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आप देख चुके होंगे वर्ब यहां पर मेक है, प्रैक्टिस वर्ब नहीं है। यहां जो चाहिए मुझे नहीं पता क्या चाहिए, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट जरूर चाहिए, बिकॉज वर्ब मेरे पास है, दो वर्ब साथ में नहीं लिखेंगे, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो जहां नाउन की नीड है वहां पर आप नाउन प्लेस कर दीजिए, PRACTICE, प्रैक्टिस एज अ नाउन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन वी प्रैक्टिस डांसिंग, हम लोग डांस करने की प्रैक्टिस करते हैं, सुबह हम लोग खेलने की प्रैक्टिस करते हैं। जब आपको वर्ब चाहिए तो वहां पर आप हमेशा SE यूज कीजिएगा। सिमिलरली यहां भी वही चीज कहना चाहूं, SED इंग्लिश में पॉसिबल है एज अ वर्ब, CED पॉसिबल है या नहीं है, नाउन में थर्ड फॉर्म नहीं लगती ना, माफी, बट मेरा कोई एक एग्जाम का टारगेट तो नहीं है, मैं SSC पढ़ा रहा हूं या सिर्फ डिफेंस पढ़ा रहा हूं, और लैंग्वेज बहुत जगह बोली जाती है, अलग अलग वेरिएशंस फॉलो होते हैं। तो हाँ, अगर आप SSC या किसी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट वर्ड्स हैं। CE हमेशा नाउन होगा, वर्ब नहीं हो सकती। SE हमेशा वर्ब है, नाउन नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर आप बैंक या और ऊपर के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जहां पर इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आता है, जस्ट लाइक कैट या कोई और एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के सेंटेंसेस, RCs, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स हमेशा अखबारों से उठाए जाते हैं, और न्यूज़पेपर्स इनफॉर्मल इंग्लिश लिख लेते हैं, अमेरिकन इंग्लिश जरूर लिखते हैं। तो डिक्शनरी से वेरीफाई कीजिए, मेरे कहने से नहीं, बिकॉज इंडियन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक्स ये चीजें नहीं पढ़ाती हैं। डिक्शनरी में वेरीफाई कीजिएगा, स्टैंडर्ड डिक्शनरीज प्लीज। CE इंग्लिश में वर्ब भी होती है, हाँ जी, इंडियन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक में मुझे तो आज तक नहीं मिला, लेकिन इंग्लिश में होती है और मैंने देखा है। डिक्शनरी में आप चेक कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड में चेक कर लीजिएगा। CE इंग्लिश में वर्ब भी है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में। तो SE जो इंग्लिश में वर्ब है वो CE भी वर्ब होती है। अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में जब आप नेक्स्ट टाइम कभी प्रैक्टिस की स्पेलिंग लिखें तो जज कीजिएगा वो बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स पर इंग्लिश रखता है, और उस केस में अगर आपने CE को वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है तो वो गलती मार्क नहीं करेगा। ऑपोजिट चेक कीजिएगा, आप अगर SE को वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट में अंडरलाइन होकर आएगा, वो आपको मार्क करेंगे ये स्पेलिंग गलत है। जबकि SE वर्ब होती है ब्रिटिश इंग्लिश, कंप्यूटर्स बाय डिफॉल्ट अमेरिकन पर काम करते हैं। तो दोनों चीजें हैं। मैं जानता हूं कि मेरे चैनल पर हर कोई मुझे एग्जाम के लिए नहीं देखता, कई आप में से लोग जो उम्र में मुझसे बड़े भी हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए या फिर किसी ऐसी चीज के लिए भी मुझे फॉलो जरूर करते हैं। तो आप दोनों के लिए ये मैसेज है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं CE नाउन, SE वर्ब, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है या किसी को भी, तो इंग्लिश में CE वर्ब भी होती है लेकिन अमेरिकन है। एग्जामिनेशंस में फॉलो नहीं की जाती, लेकिन अखबारों में आपको CED लिखा भी जरूर मिलेगा, चेक कर सकते हैं। सेम वेरिएशंस में प्रोफेसी,
नाउन फॉर्मुलेशन और प्रोफेसी आपकी वर्ब फॉर्मुलेशन है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी आपको फॉर्म्स चेंज करनी है, V1, V2, V3, ING लगानी है, तो वो C में ना लगकर हमेशा S में रहेगी। प्लीज ध्यान रखें, एडवाइस, एडवाइस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, एंड प्रोफेसी, इन प्रोफेसी। और इसी कैटेगरी का एक और शब्द लाइसेंस एंड लाइसेंस। तो हाँ जी, लाइसेंस दिखाओ जरा अपना ड्राइविंग लाइसेंस। अब जब आपसे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस नाउन है। मैंने नाउन में आपको पढ़ाया था कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, तो आपका लाइसेंस तो मैं देख सकता हूं, और जिस चीज को देखा जा सकता है वो नाउन है। नाउन की स्पेलिंग CE से मार्क की जाएगी। तुम्हें कोई लोगों को मारने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया। यू आर नॉट लाइसेंस्ड टू किल। लोगों को मारने का तुम्हारे पास कोई लाइसेंस नहीं है। जब लाइसेंस को मुझे किसी को अधिकार देने के तौर पर वर्ब की तरह इस्तेमाल करना हो, SE स्पेलिंग इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे शब्द वापस वही हैं जज करने के लिए। बेसिक्स आपके पास है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर आपको फॉर्म मिले यानी डी फॉर्मुलेशन में लाइसेंस्ड टू किल फॉर एग्जांपल, उस केस में आपका आंसर SED, यानी वर्ब में आप ED लगा सकते हैं। नाउन के वेरिएशंस पॉसिबल नहीं होंगे। प्लीज ध्यान रखें, एडवाइस, एडवाइस और ये 3 और वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड अफेक्ट एंड इफेक्ट। जो लोग तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं, आपने इनको बाखूबी देखा होगा। हाँ यार, ये बहुत जगह काम आता है सर, मुझे तो पता भी है। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी तरफ से मार्क करूं जिन लोगों को नहीं पता। इंग्लिश में AFFECT, अफेक्ट, एंड EFFECT, इफेक्ट। सर हिंदी से हमें पता, एक होता है प्रभाव, एक होता है प्रभाव डालना। जैसे कई स्टूडेंट्स मुझे पुराने वाले एडवाइस और एडवाइस को भी मेंशन करते हैं। सर हमें पता है CE मतलब होती है सलाह और SE मतलब होता है सलाह देना। आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन गिवन स्टेटमेंट इंग्लिश में होगा, क्या वो आपको हिंदी करके दिखाएगा यहां पर मुझे सलाह चाहिए, या फिर सलाह देने की बात की जा रही है, या फिर यहां पर मुझे प्रभाव दिखाना है या प्रभाव डालने की बात की गई है। गिवन स्टेटमेंट मुझे ये वर्ड्स मेंशन नहीं करेगा। तो फिर से वही रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। सेंटेंस की पार्सिंग कीजिए, उसे ग्रामेटिकली जज कीजिए, कहां पर सब्जेक्ट की नीड है, कहां पर ऑब्जेक्ट या वर्ब की नीड हो सकती है। AFFECT इंग्लिश में वर्ब होती है, जबकि EFFECT इंग्लिश में नाउन होती है। तो अगर मुझे एक छोटी सी लाइन जिससे आप ध्यान रख पाए, एक वर्ड को याद रख लीजिए, दूसरा उसका जस्ट उल्टा होगा। मुझे याद है कि जब हम अर्थक्वेक्स की बात करते हैं, वॉल्केनोज की बात करते हैं, किसी भी बुरी चीज की बात करते हैं, तो एक वर्ड लिखा जाता है, इसके बहुत सारे हार्मफुल, नेचुरल आंसर रखिएगा, इसके बहुत सारे हार्मफुल, आपके मन से आई होप सो आवाज अफेक्ट्स ना होकर इफेक्ट्स जरूर होगी। इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो जो आप रख सकते हैं हार्मफुल के बाद, फिर वही कहानी, हार्मफुल इंग्लिश में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स वर्ब्स को मॉडिफाई नहीं करते, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो इसके बाद जो आएगा वो जरूर नाउन होगा, और नाउन के तौर पर ऑब्वियसली मुझे इफेक्ट ही लिखना होगा। देयर आर मेनी इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस एंड दैट। एक तरीका ध्यान रखने का, मैंने आपको कई बार मार्क किया है कि इंग्लिश की वर्ब्स में ज्यादातर ION लगाकर उस प्रोसेस को एज अ नाउन दिखाया जाता है। तो एक्ट इंग्लिश में वर्ब है, एक्शन हो जाता है। इंग्लिश में OPT वर्ब होती है, चुनना, सिलेक्ट करना किसी चीज को, जिससे ऑप्शन बन जाता है, क्वेस्ट से क्वेश्चन बन जाता है। और अगर उसी कैटेगरी में आगे बढ़ने की बात की जाए तो AFFECT वर्ब है, वर्ब में ION लग जाती है, नाउन में तो ION नहीं लगाई जाती। और मुझे याद है इंग्लिश में अफेक्शन जैसा भी कोई शब्द होता है, किसी से लगाव, प्यार दिखाने के लिए हम अफेक्शन यूज करते हैं। इफेक्शन आपने भी नहीं सुना होगा। तो हाँ जी, अफेक्ट इंग्लिश में वर्ब है, बिकॉज वर्ब में ION पॉसिबल है, नाउन में नहीं। दूसरी बात, मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स कहे जाते हैं। हार्मफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा नाउन प्लेस की जाती हैं। तो इफेक्ट इंग्लिश में नाउन है, कॉम्पिटिटिव फॉर्मल इंग्लिश। अफेक्ट इंग्लिश में वर्ब है। सर मैंने इंग्लिश में इफेक्टेड भी देखा है, तो आपने देखा हो ना देखा हो, मैंने जरूर देखा है। सिंपल रिक्वेस्ट आपसे वापस है, ये शब्द मेरे बहुत ऑकवर्ड होते हैं, माफी के साथ कहूंगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इंडियन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक्स पढ़ने पर आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव फॉर्मल इंग्लिश आ सकती है, इंग्लिश आएगी, इस बात के लिए माफी कीजिएगा। सर मैंने उस बुक में पढ़ा था, मैंने उस किताब में पढ़ा था, वो इंडियन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक्स है, माफ कीजिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ा थी। अखबार खोलिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में आपको इफेक्टेड भी लिखा मिल जाएगा। सर अभी तो आपने बोला इफेक्ट नाउन होती है, हाँ जी, मैंने हमेशा कोशिश की है आपको हर चीज की डिटेल दिखाने की। इट इज मी कब है, इट इज आई कब है, बेटर देन मी कब है, बेटर देन आई कब है, सेपरेट वीडियोस हैं, चेक कर सकते हैं प्रोनाउन की लिस्ट में। वापस यहां कहना चाहूंगा, इंग्लिश में इफेक्ट वर्ब भी होती है, इफेक्टेड भी आपको अखबार में फ्रिक्वेंटली लिखा मिल जाएगा, बिकॉज वो लोग अमेरिकन इंग्लिश भी फॉलो करते हैं, डिक्शनरी में चेक कर लीजिए।
तो हाँ, अगर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा आंसर इफेक्ट है एज अ नाउन, अफेक्ट है एज अ वर्ब, और इस बात की एरर डिटेक्शन तक आती है। लेकिन अगर अखबार में मुझे कभी इफेक्टेड लिखा मिले तो उसे हम गलत नहीं कहेंगे, एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी में खुद वेरीफाई कर लीजिए, अदरवाइज मेरा कहना मान लीजिएगा। इफेक्ट इंग्लिश में वर्ब भी होती है, लेकिन यूएस इंग्लिश में, इंडियन फॉर्मल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपके अखबार से आरसी पिक किया गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई क्लोज टेस्ट है, कोई पैराजंबल है, तो वहां पर आप इफेक्टेड पा सकते हैं, बिकॉज आरसीज में हम लोग एरर डिटेक्शन फाइंड नहीं करते। मेरी तरफ से दोनों रिक्वेस्ट है, एरर डिटेक्शन है, अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है। आरसी क्लोज टेस्ट में लिखा मिले तो वो भी सही है, उसको गलत काउंट मत कीजिएगा। अफेक्ट वर्ब, इफेक्ट इंग्लिश में नाउन, एग्जाम पर्पज से। 3 बहुत अच्छे शब्दों में जिनको मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी जरूर पढ़ाया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं यहां समझा देता हूं। एक होता है ADOPT, ADAPT और ADEPT, जिनको अगर अच्छे से याद है, ध्यान देते हैं तो आपको याद होगा इनमें से किसी एक के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ETC। किसके साथ वो मुझे याद नहीं है, एक बार जज कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, अडॉप्ट, इंग्लिश में वर्ब होती है जिसका मतलब हो जाता है किसी को गोद लेना। तो उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट कहा जाता है गोद लेने के तौर पर, हम जानते होंगे। वर्बल लाइफ का भी वर्ड है, सब लोग यूज करते हैं। सेकेंड वन इज ADAPT, अडेप्ट कहा जाता है, जिसका मतलब परिस्थिति के अनुसार ढालने को यूज करते हैं, सिचुएशन के अनुसार खुद को चेंज करने के लिए लिखा जाता है। और हाँ, इंग्लिश में वर्ब तो ये भी है, लेकिन इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम में एरर भी पूछी जाती है, जैसे एंजॉय योरसेल्फ या फिर आई एंजॉयड द पार्टी, दोनों सही। ऑब्जेक्ट की नीड पूरी करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो अडॉप्ट इंग्लिश में वर्ब है, गोद लेना। ADAPT भी वर्ब है, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना। वन वर्ड में हिंदी शायद अनुकूलन कहती है, इसके लिए गलत हो तो माफ कीजिएगा। किसी भी सर्कमस्टेंस के हिसाब से खुद के अंदर चेंजेस लाने को अडेप्ट कहा जाता है। मैंने सुना है फसल को भी एडेप्टेशन करते हैं अगर उसको उस मौसम के मुताबिक ढाला जाए, एडेप्टेशन कहा जाता है फसल के लिए भी। थर्ड वन इंग्लिश में एडजेक्टिव है, नाउन भी है। ADEPT, इसका मतलब होता है कुशल, टैलेंटेड, स्किलफुल। तो जो कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है किसी चीज में, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका, उसे इंग्लिश में अडेप्ट कहा जाता है। तो आप इसे स्किलफुल कह सकते हैं, आप इसे टैलेंट भी कह सकते हैं, टैलेंटेड कह सकते हैं, इंटेलिजेंट कह सकते हैं। किसी चीज के कुशल होना, निपुण होना किसी चीज में, उसे अडेप्ट दिखाता है। तो ही इज एन अडेप्ट एट सिंगिंग, ही इज एन अडेप्ट एट डांसिंग। वो तो भाई गाना गाने में तो माहिर है, निपुण है, कुशल है, उस केस में अडेप्ट जैसा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का उन 4 शब्दों के साथ कि हाँ, एडवाइस CE नाउन है, SE वर्ब है, प्रैक्टिस नाउन है, वर्ब है SE। लेकिन अगर फॉर्मल इंग्लिश से बाहर निकलें तो अखबारों में हमें CED भी मिल सकता है, C इंग्लिश में वर्ब है, अमेरिकन इंग्लिश। प्रोफेसी भी सेम वेरिएशन रखती है, प्रोफेसी एग्जाम्स में अक्सर नहीं पूछी जाती। लाइसेंस सेम पैटर्न रखता है, CE नाउन है, SE वर्ब है, D फॉर्मुलेशन, फॉर्म्स वर्ब की चेंज होती है, नाउन की नहीं। अफेक्ट इंग्लिश में वर्ब है, इफेक्ट इंग्लिश में नाउन है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इफेक्ट भी वर्ब होती है, जो आपके एरर डिटेक्शन में नहीं मानी जाती। अडॉप्ट, गोद लेना किसी को अपनाने के तौर पर, अडेप्ट भी वही है, लेकिन परिस्थितियों को अपनाने को अडेप्ट कहा जाता है। और ADEPT, जब आप बहुत चीजों को अपना लेते हैं, अब तो अपन को आता ही है, कुशल होना, निपुण होना, स्किलफुल होना, टैलेंटेड होना कहा जा सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स उस कैटेगरी के। हाँ सर, ये तो बहुत ईजी है, ये क्यों आप लिख रहे हैं? तो जो हम सब जानते हैं, कुछ लोग तो नहीं जानते, मैं एक बार मार्क कर दूं। बॉट इंग्लिश में फॉर्मुलेशन है, ब्रॉट भी फॉर्मुलेशन है, लगभग एक जैसी स्पेलिंग है, सिर्फ R का फर्क है। हाँ, माफी के साथ कहूं, ये दोनों में से एक भी V1 नहीं है, दोनों सेकेंड फॉर्म है, V2 है। इनमें से एक का मतलब खरीदना है, यानी बाय की सेकंड फॉर्म है, और एक का मतलब लाने के लिए कहा जाता है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। तो ऑल दो इनकी फर्स्ट फॉर्म अलग अलग नजर आती है, बाय BUY एंड ब्रिंग BRING, लेकिन इनकी सेकंड फॉर्म ऑलमोस्ट सेम नजर आती है और कई बार अपना मीनिंग चेंज कर सकती हैं। तो पिताजी मार्केट से शाम को हमारे लिए ये लेकर आए, चल जाएगा, खरीद कर लाए, चल जाएगा। हर जगह पर दोनों इक्वल नहीं होती। जिसमें R है वो R वेरिएशन है, जिसमें नहीं है वो नहीं है। BOUGST, इसमें
आर नहीं है, ये बाय की सेकंड फॉर्म है खरीदने के तौर पर, और BROUGHT ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है किसी चीज को लाने के लिए। तो हाँ, बहुत इजी है, मैंने वन वर्ड में मार्क कर दिया, जो नहीं जानता हो वो ध्यान रखे, बाकी मैक्सिमम लोग इस चीज को जानते हैं। बाय खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट, एंड ब्रिंग लाना किसी चीज को, सेकंड फॉर्म ब्रॉट। नेक्स्ट वेरिएशन कंप्लेन और कंप्लेंट, तो ऑलमोस्ट सेम नजर आते हैं। हो सकता है यहां हम ध्यान दें तो समझ भी आ जाए। एग्जाम में कहां टाइम मिलता है जल्दी 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 ये सब करना है, मैथमेटिक्स GS बहुत कुछ अटेम्प्ट करना है। डिफरेंसेस के आधार पर कंप्लेन और कंप्लेंट वही वेरिएशन रखते हैं जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। कंप्लेन इंग्लिश में वर्ब होती है, किसी के खिलाफ शिकायत करना एज एन एक्शन दिखाने के लिए वर्ब के तौर पर, और मैंने आपकी कंप्लेन लिखा दी है या फिर उनकी वहां पर कंप्लेंट कर दी है। तो जब आपको नाउन इस्तेमाल करनी हो वहां पर आप कंप्लेंट यूज करें, जहां पर आपको एज अ वर्ब इस्तेमाल करना है वहां पर हमेशा कंप्लेन कहा जाता है। तो आई कंप्लेन्ड ED, सेम लाइन है, मेरे पास एक कॉमन सेंस की लाइन हमेशा रहती है कि ED या ऐसा कोई और वेरिएशन वर्ब को चेंज कर सकता है, नाउन को नहीं। तो ही कंप्लेन्ड, आई कंप्लेन्ड, अगर आपको ED ऐड करनी है वर्ब में ऐड कर दीजिए, नाउन इनएक्ट रहती है, नो चेंज रहती है। तो कंप्लेंट नाउन है, कंप्लेन इंग्लिश में वर्ब हो जाती है। एग्जाम्पल्स पर गौर कीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज डेप्रिकेट एंड द नेक्स्ट वन इज डेप्रिशिएट। हाँ, ये हम में से हर कोई नहीं जानता। ऑक्सफोर्ड में इसके लिए अलग से डिस्क्रिप्शन है कि इनका इस्तेमाल काफी हद तक सेम किया गया, जो गलत भी है कई जगहों पर, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंसेस होते हैं। सेकंड वन जो लिखा है डेप्रिशिएट, पहले इसकी बात कर लेते हैं। आप में से कई लोग इस बात को जरूर जानते होंगे। डेप्रिशिएट किसी चीज का मूल्य कम करने को दिखाता है, यानी किसी चीज की जब वैल्यू कम हो जाती है अक्सर टाइम के आधार पर, उसे डेप्रिशिएट कहा जाता है। अगर मैं कोई AC खरीद कर लाया जिसको मैंने 2-4 साल यूज भी कर लिया, उसके बाद मैं उसे वापस बेचना चाहूं, तो AC वही है, कंपनी वही है, लेकिन अब वो सेम अमाउंट पर वापस नहीं जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी एज के तौर पर, टाइम होने के तौर पर। वही मोबाइल फोन जब लॉन्च होता है तो बहुत महंगा बिकता है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, चाहे नया क्यों ना खरीदें, उसे डेप्रिशिएट कहा जाता है। और एक अच्छा वर्ड वापस मेंशन कर दूं कि डेप्रिशिएशन जरूर सुना होगा, वो इसी का नाउन फॉर्मुलेशन है। कॉमन लाइन है, एक्ट एक्शन, ऑप्ट ऑप्शन, क्वेस्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन, डेप्रिशिएट डेप्रिशिएशन। तो हाँ, डेप्रिशिएशन किसी चीज की वैल्यू कम होने पर टाइम के आधार पर दिखाता है। ऑब्वियसली इंग्लिश में वर्ब है, ध्यान रखिएगा, किसी चीज की जब वैल्यू कम हो जाती है उसे डेप्रिशिएट मार्क करते हैं। लेकिन डेप्रिकेट जो ऑलमोस्ट इसी का वेरिएटेड वर्जन नजर आता है, इनडायरेक्टली कहूं तो ये भी यही है, लेकिन डायरेक्टली इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। इसका वन वर्ड में अगर मतलब देखना चाहें तो इसका मीनिंग है नापसंद करना, किसी चीज को नापसंद करना, डिसअप्रूवल दिखाना किसी चीज के लिए डेप्रिकेट कहा जाता है। और मैं कॉमन सेंस से समझूं या समझाना चाहूं तो ये एक ही बात है। अगर आज मैं आपको बोलूं कि वो 2012 में एक फोन लॉन्च हुआ था, बहुत प्यारा फोन था, उस जमाने में उसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा था जो किसी फोन में नहीं आता था, खरीदेंगे? तो फोन तो बहुत अच्छा है, 2012 में कई लोगों ने वो खरीदा होगा, लेकिन आज हम उसको नापसंद कर देंगे, यार ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये तो ओल्ड फैशन हो गया। तो उस ना अच्छे लगने की वजह भी तो वही है, टाइम के अनुसार चीजों को चेंज हो जाना। जिसकी वैल्यू कम है उसको हम कई बार नापसंद ही कह देते हैं, टाइम के आधार पर बात कर रहा हूं। तो यस, डेप्रिशिएट जहां एग्जैक्टली वैल्यू को दिखाता है, डेप्रिकेट वहां पर आपकी वैल्यू कम होने के साथ साथ किसी चीज के प्रति अप्रूवल ना होना, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल फॉर जरूर मार्क करता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, डेप्रिशिएट वैल्यू के तौर पर मार्क किया जाता है, किसी चीज की जब वैल्यू कम हो चुकी है उसे दिखाने के लिए, और डेप्रिकेट डिसअप्रूवल को मार्क करता है, किसी चीज को नापसंद करना, जनरल तौर पर एक्सेप्ट ना करना या पसंद करने के तौर पर नापसंद, डेप्रिकेट मार्क करते हैं। इस स्लाइड का क्विक रिवीजन जल्दी से, बॉट सेकंड फॉर्म है बाय खरीदने की, एंड ब्रॉट सेकंड फॉर्म है ब्रिंग लाने की। कंप्लेंट जहां पर आपकी शिकायत करने को दिखाता है, कंप्लेंट शिकायत को दिखाता है, नाउन है, वर्ब है। डेप्रिशिएट किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना टाइम के आधार पर, और किसी चीज को नापसंद करना डेप्रिकेट की कैटेगरी में है। नेक्स्ट वेरिएशन, द नेक्स्ट वन इज प्रिस्क्राइब एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोस्क्राइब। हाँ, ये तो हम में से हर कोई नहीं जानता। प्रिस्क्राइब का फिर से एक नाउन बना लो, ऑलमोस्ट सेम समझ में आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन। और जितनी मेरी नॉलेज है, कॉमन सेंस है, डॉक्टर्स के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं। तो हाँ,
सजेशन के तौर पर, काउंसलिंग के तौर पर, डॉक्टर ने किसी को कोई सलाह दी है मेडिकल के तौर पर कि ये दवाइयां खानी है, ये करना नहीं करना, उस चीज को हमेशा प्रिस्क्राइब से मेंशन करते हैं। डॉक्टर जो सलाह आपको देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शंस, नाउन उसकी वेरिएशन है, प्रिस्क्राइब वही वर्ब हो जाती है। किसी को सलाह देना अक्सर मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर इस हेल्प के लिए। जहां पर प्रोस्क्राइब का मतलब बिल्कुल अलग है, कोई रिलेशन नहीं है दोनों की मीनिंग में। ये हमेशा फॉरबिड को दिखाता है। किसी चीज को लॉ के तौर पर अगर फॉरबिड कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, हटा दिया जाए एक्शन से या इस्तेमाल ना करें, उसे हमेशा प्रोस्क्राइब कहते हैं। फॉरबिड डायरेक्ट सिनोनिम है इसका। प्रिस्क्राइब जहां पर प्रिस्क्रिप्शंस को दिखाता है, मेडिकल सजेशन कह दीजिए, काउंसलिंग कह दीजिए, डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करते हैं वो प्रिस्क्रिप्शंस में आते हैं, हम सब जानते हैं। प्रोस्क्राइब जरा सा फर्क है, हल्की सी स्पेलिंग का। फॉरबिडन इन टर्म्स ऑफ लॉ, तो किसी चीज को स्ट्रिक्टली फॉरबिड होने पर प्रोस्क्राइब इस्तेमाल करते हैं, जहां पर उसको लॉ के तौर पर हम लोग फॉरबिड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, हर कोई इन वर्ड्स को नहीं जानता था। एनवलप, एनवलप मुंह से तो कई बार बोला यार, वो मार्केट से जाकर एक एनवलप ले आना। वो जो मैंने सेंड किया था आपको, भेजा था कोरियर से, उसमें एनवलप में रख दिया था उसको। स्पेलिंग पर हर कोई गौर नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से वर्ब कौन सी है, इनमें से नाउन कौन सी है, तो तुक्का तो मार सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट और प्रिसाइज और परफेक्ट आंसर शायद ना पता हो जी। जिस एनवलप फर्स्ट वन को आप देख रहे हैं, मैं जब क्लास में लिखाता हूं मुंह से बोलकर, तो मेरे क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा ENVELOP, एनवलप। मीनिंग एनवलप का मतलब हमें लगता है कि लिफाफा कहा जाता है हिंदी के वर्ड्स में, लेकिन एनवलप लिफाफे को नहीं दिखाता। ये किसी चीज को लिफाफे में रखना या कवर करने को मार्क करता है। ग्रामेटिकल डिफरेंस, एनवलप इंग्लिश में वर्ब है, नाउन नहीं है। हाँ, लिफाफा जो आप कहते हैं उसकी स्पेलिंग में ई लास्ट में मार्क किया जाता है। सॉरी, दैट्स नॉट वर्ब, ये नाउन वेरिएशन है, सॉरी। तो ENVELOP इंग्लिश में वर्ब है, जबकि ENVELOPE इंग्लिश में नाउन वेरिएशन रखती है। जिस एनवलप को आप लिफाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सेकंड वर्ड है एनवलप, स्पेलिंग ई पर एंड है। ENVELOP इंग्लिश में लिफाफा की तरह किसी चीज को कवर करना, किसी के अंदर रैप कर देना, बांध कर रख देना किसी चीज को, वर्ब की तरह उस एक्शन को दिखा पाता है। एनवलप पी पर एंडिंग वर्ब है और PE लिखने पर लिफाफा एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं। The next common words are lose, lose and loss. तो मैं लास्ट वन को पिक कर लेता हूं। इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स भी दिखाता है, लाभ हानि जो हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। और ऑब्वियसली ये तो नाउन कैटेगरी में जाएगा, तो जरा इसको साइड रखें, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज है इसीलिए थर्ड वन वही मार्क कर लिया है। LOSS लॉस को दिखाता है, हानि प्रॉफिट का जस्ट ऑपोजिट एंटोनिम। इन दोनों में कई लोगों को कंफ्यूजन होता होगा। एक लूज होता है, मुझे नहीं पता कौन सा इनमें से, किसी चीज को खो देने के तौर पर, किसी चीज को हार जाने के लिए जो लिखा जाता है वो लूज यूज करते हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा वाला। और जब कोई चीज ढीली हो जाती है तो उसे भी हम लोग वही यूज करते हैं, लूज। वो वहां से लूज है, ढीली हो चुकी है। इन सम कॉमन वर्ड्स ओवर देयर। डिफरेंस कहां पर है, तो मैं एक चीज अभी भी कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से अच्छे वर्ड्स हैं आपके लिए, शायद आपको अच्छे लगे, हम श्योर अच्छे लगने चाहिए, कि अगर आप किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, एक बार ट्विटर पर उन्होंने कुछ ट्वीट की थी जिसमें इनमें से एक वर्ड को गलत इस्तेमाल किया था, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक उनसे हो गई हो, दूसरा लिख गया था। तो हम लोग आजकल माइंड नहीं करते हैं, ठीक है यार तेरे को समझ में आ गया, बहुत है, बस चलना। लेकिन जब आप किसी पोस्ट पर होंगे, देश के FM हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, या किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आपको लोग कोट कर सकते हैं, ट्विटर से ही वो चीजें पिक की जाती हैं। उस केस में किसी ने उनको ट्वीट करके वापस लिखा कि सर एक्सट्रीमली सॉरी, शायद वो कोई IAS ऑफिसर थे, बट शायद आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत है, बिकॉज इसका मतलब तो ये होता है, उसकी जगह पर ये लिखा जाएगा। तो अभी भी आपसे वैल्यू वही है। आइंस्टाइन को हमने नहीं देखा, शेक्सपियर को हम नहीं जानते, लेकिन हम उनके लिखे गए वर्ड्स को जरूर फॉलो करते हैं। चाणक्य को किसी ने देखा ना देखा हो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके लिखे गए वर्ड्स को ही मेंशन हमेशा किया जाता है। तो प्लीज नो द प्रिसाइज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। LOSE इंग्लिश में एक वर्ब है, इसीलिए इनमें से किसी एक की फॉर्म्स बन सकती हैं और वो हमेशा वर्ब्स की होती हैं। LOSE इंग्लिश में वर्ब होती ही नहीं है, इसीलिए आपने LOSE वर्ब्स की फॉर्म होती है। LOSE मैं मार्क कर दूं, एडजेक्टिव होता है, मैं एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी या उसके बारे में कुछ भी ऐड करने को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अब ये शर्ट है, टी-शर्ट है फॉर एग्जाम्पल, नाउन है। ये अच्छी है, क्वालिटी। बुरी है, क्वालिटी। महंगी है, सस्ती है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, टाइट है, ढीली है। ये इस शर्ट की क्वालिटी का जिक्र करेगा, और क्वालिटीज, क्वांटिटीज दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। LOSE इंग्लिश में एडजेक्टिव है। लूज मतलब ढीला।
लेकिन LOSE इंग्लिश में वर्ब होती है। इसको पिक करके यहां देख लेते हैं। एक काम कीजिए, दोनों को पिक कर लेते हैं। मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी वर्ब है, आज याद है, शायद कल वापस भूल जाऊं यार, वो डबल ओ वाला एडजेक्टिव था या सिंगल ओ वाला था। तो एक काम कीजिए, इन दोनों की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बना दीजिए। एडजेक्टिव्स की फॉर्म एक्चुअली होती नहीं है। तो अगर मैं कोशिश करूं दोनों की फॉर्म्स बनाने की, तो मुझे मिलेगा फर्स्ट की बनेगी LOST। ऐसा हमने कोई वर्ड देखा है, पॉसिबल है वर्ब्स की फॉर्म होती हैं। लूस्ट आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि होता ही नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव्स की फॉर्म नहीं होती, इसीलिए इंग्लिश में लूस्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होगा। लॉस्ट लिखना पॉसिबल है। वर्ब है जिसकी फॉर्म्स हैं, एडजेक्टिव है जो किसी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फो दे सकता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, और लॉस हमेशा नाउन है, आप जानते होंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इंडिया लॉस्ट द गेम, मैच हार गए, तो वो हारना खोना LOSE पर है, जिसकी फॉर्म्स LOST पर जा सकती है। लूस्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता। तो ढीला होना क्वालिटी पर है, LOOSE LOSE आपकी वर्ब को ही मार्क कर सकता है। एक बार क्विक रिकॉल इस स्लाइड का। प्रिस्क्राइब इंग्लिश में वर्ब है, दोनों ही वर्ब्स हैं एक्चुअली, लेकिन प्रिस्क्राइब जहां पर इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल सजेशंस के तौर पर, प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर के अक्सर, जहां पर प्रोस्क्राइब का मतलब किसी चीज को मना करना या फिर वहां पर स्ट्रिक्टली फॉरबिड कर देने के लिए प्रोस्क्राइब लिखा जाता है। एनवेलप जिसे हम लिफाफा कहते हैं, बिल्कुल सही है, उसकी स्पेलिंग में ई आता है एज अ नाउन, लिफाफा। और किसी चीज को लिफाफे के तौर पर अंदर रख देना, रैप कर देना, बंद कर देना, उसे हमेशा एनवेलप पी पर एंडिंग रखी जाती है। लूज इंग्लिश में वर्ब है, लूज इंग्लिश में एडजेक्टिव है, ढीला। लॉस हमेशा नाउन को दिखा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन। नेक्स्ट वर्ड इन दिस कैटेगरी आर प्रे एंड प्रे। क्वाइट कॉमन है, जरा सा एक वावल का डिफरेंस है। प्रे और प्रे हो सकता है, जहां पर प्रे का मतलब मुझे याद नहीं है, एक काम करते हैं, इनमें से एक को जज करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कई बार समझाया कि डांस वर्ब होता है और डांसर वो इंसान हो जाता है जो वो काम करता है। हीट करने वाला हीटर, कूल करने वाला कूलर, डांस करने वाला डांसर, एक्ट करने वाला एक्टर, एंड सो ऑन। इन दोनों में से EROR लगाकर कोई वर्ड बना दीजिए और आप पाएंगे कि वो एक वर्ड फर्स्ट वन से बन पाएगा। प्रे एंड प्रेयर्स, प्रार्थना और दुआ करने को जहां प्रे कहा जाता है एज अ वर्ब, वर्ब में ही EROR लगाकर हम उसकी नाउन बना लेते हैं, ना कि किसी ऑलरेडी और शब्द में। तो हाँ जी, इंग्लिश में PRAY वर्ब होती है। प्रार्थना करना, दुआ करने को कहा जाता है। आपकी ब्लेसिंग्स आप उसमें काउंट कर सकते हैं। ईश्वर से हम लोग प्रेयर्स रखते हैं, ER लगाकर आप इसकी नाउन बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां पर प्रे इंग्लिश में नाउन भी है, इंग्लिश में वर्ब भी है। शिकार करने को एज अ वर्ब और शिकार एज अ नाउन, दोनों चीजों को प्रे कहा जाता है, PREY। मुझे एक पैराजम्बल याद है, SSC ने कभी पूछा था, और एक अच्छी लाइन है कि एनिमल्स डिपेंड ऑन नेचर्स बाउंटी। हम लोग तो खाना नहीं मिलता तो स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं, होटल में जाकर खा सकते हैं, माँ से बनवा सकते हैं, लेकिन एनिमल्स कहाँ से ये सारी चीजें लेंगे? उनके पास स्विगी जोमेटो तो नहीं होते, तो वो ईश्वर या कुदरत पर डिपेंड होते हैं और ईश्वर ही उनकी रखवाली करता है। तो एनिमल्स डिपेंड ऑन नेचर्स बाउंटी। कैसे? एज द हर्बीवोरस आर प्रेज टू द कार्निवोरस। आई रिपीट, एज द हर्बीवोरस आर प्रेज टू द कार्निवोरस। क्यों डिपेंडेंट होते हैं? बिकॉज जो हर्बीवोरस होते हैं, हम सब जानते हैं, जिसे मांसाहारी नहीं कहा जाता, शाकाहारी, वो प्रे हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं किसके? कार्निवोरस के, तो वो उनको खा लेते हैं। मीनिंग जो भी है, PREY इंग्लिश में नाउन भी है, वर्ब भी है, शिकार। हर्बीवोरस आर प्रेज टू द कार्निवोरस, और किसी का शिकार करने को भी इंग्लिश में PREY ही कहा जाता है। डू रिमेंबर दीज टू टर्म्स, PRAY प्रे, प्रार्थना करना, PREY शिकार और शिकार करने को मार्क करते हैं। नेक्स्ट वन, SEVER, SEVERE और SEWER। द वेरी फर्स्ट वन इज अ वर्ब इन इंग्लिश, SEVER, सेवर कहा जाता है इसे प्रोनाउंसिएशन के तौर पर, और मीनिंग के तौर पर किसी चीज को काट कर अलग कर देने को लिखते हैं। मैंने इसका जिक्र वन वर्ड्स के वीडियो में भी किया था। सेवर वर्ब है, किसी चीज को काट कर अलग कर देना। पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल शरीर के अंगों को जो अब एक्शन में नहीं है, काट कर अलग करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आजकल ये किसी भी चीज को काट कर अलग करने के लिए लिखा जा सकता है। सेवर एज अ वर्ब, काट कर अलग करना। द नेक्स्ट वन इज एन एडजेक्टिव, प्रोनाउंसिएशन सीवियर, बहुत ज्यादा हार्श, तेज, तीक्ष्ण कहा जा सकता है। कल मुझे बहुत तेज दर्द हुआ, तो मुझे भी एक वन वर्ड याद रहता है, सीवियर पेन। पेन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं आप,
और सीवियर पेन, बहुत तेज मुझे दर्द हुआ था, उस इंटेंसिटी को दिखाने वाले शब्द को सीवियर मार्क करते हैं। तो सीवियर जहां पर इंटेंसिटी दिखाता है किसी नाउन की, एडजेक्टिव के तौर पर हार्श होना दिखा सकता है उसका, सीवियर। सेवर इंग्लिश में वर्ब है। थर्ड वन जो लोग मुझसे पढ़े हैं उनको पता होगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को मार्क कर दूं, माफी। पहले मैं मीनिंग मार्क कर देता हूं, ये सीवर होता है, सीवर लाइन, नाला जिसे हम कहते हैं, कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, सीवर लाइन जिसे हम कहते हैं नाले के लिए, ठीक है, मीनिंग आप सब जानते हैं सीवर, तो ये नाउन मार्क कर दूं पहले तो। लेकिन माफी आप ऑक्सफोर्ड से चेक कीजिएगा, शायद हमारे सर इस बात को ना बोलते हो जिनसे आप पहले पढ़े, सर हमारे सर तो बोलते नहीं, वो तो बोलते हैं सीवर ही होता है, तो माफी ऑक्सफोर्ड से चेक कर लीजिए। इसका प्रोनाउंसिएशन सुअर होता है। हाँ, आप इस बात पर हंस सकते हैं, वेरीफाई भी कर लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन सुअर होता है। हाँ जी, वही सुअर जो आप समझ रहे हैं, हिंदी में किसी एनिमल का नाम कहा जा सकता है, बट माफी इंग्लिश में इसे सुअर ही कहा जाता है, आप डिक्शनरी से चेक कर लीजिएगा। तो मैं मीनिंग की बात करूं, द वेरी फर्स्ट वन, SEVER, सेवर, काट कर अलग कर देना, पहले शरीर के अंगों को, आज किसी भी चीज को। सेकेंड वन, सीवियर, इंटेंसिटी ज्यादा दिखाने के लिए, तीक्ष्ण, तीव्र कहा जा सकता है, पेन जैसी चीजों को दिखाता है, एडजेक्टिव है। एंड थर्ड वन, सुअर, लेकिन हाँ इंडिया में हम भी वही बोलेंगे, बिकॉज अगर मैं बोलूं मेरे पड़ोस में सुअर की लाइन डल रही है तो लोग मुझ पर हंसेंगे, बेहतर होगा मुझे उसे सीवर लाइन ही कहना पड़े। बट कभी आप अगर बाहर जाएं या किसी फॉरेनर की स्पीच सुनेंगे तो वहां पर आपको सुअर लाइन ही नजर आएगा, सीवर, सुअर जो आप कहें, नाला एज अ नाउन। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वेरिएशन, द फर्स्ट वन इंग्लिश में डेजर्ट, मुझे याद है DESERT, सहारा डेजर्ट और ऐसी चीजें, तो एज अ नाउन ये आपके रेगिस्तान को दिखाता है। सैंड्स भी इसका सिनोनिम है, मैंने नाउन में पढ़ाया था। DESERT, डेजर्ट एक नाउन है जिसका मतलब रेगिस्तान हो जाता है, जहां पर रेत ही रेत है, लंबे स्तर पर, वाइड स्केल, उससे हम डेजर्ट इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में डेजर्ट वर्ब भी होती है जिसका मतलब त्याग देना या किसी चीज को छोड़ देना या किसी को निकाल देने के तौर पर भी डेजर्ट इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। अब जब डेजर्ट को आप एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे, रेगिस्तान है, सब जानते हैं, जज कीजिए कॉमन सेंस से, बिकॉज कोई वर्ड 1200 से चलता आ रहा है बहुत सारे चेंजेस लेकर, इसके लिए नहीं कह रहा, एक एग्जाम्पल था, तो हम उसमें फिलॉसफी यूज करें, बेहतर होगा याद रखने के लिए, रटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इनडायरेक्टली इसका मतलब यही वर्ब के तौर पर है, बिकॉज आजकल जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 29 या 30 ऑफ मई आई शुड से 2020, कोरोना वायरस हम सब जानते हैं, पूरा विश्व परेशान है। हमने माइग्रेंट्स वर्कर, इंडिया में आप हैं तो आपने सुना होगा माइग्रेंट वर्कर्स की कितनी परेशानी है, लोग 800 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं, 1200 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, बेटी 1200 किलोमीटर साइकिल पर बिठाकर पिता को ले आई, और ऐसी न्यूज जो हम सोच भी नहीं सकते पॉसिबल हो सकता है। उसी केस में जज कीजिए, हमने सुना होगा लोग फुटपाथ पथ पर भी सो जाते हैं, लोग स्टेशन पर भी सो जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह इंसान मजबूर है, सो जाता है। किसी को देखा रेत पर सोते हुए, रहते हुए, या किसी भी ऐसे सीन में, जंगल तक में इंसान वो कहीं पर भी जाकर पेड़ों पर भी रह लेता है, उनके आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसे आश्रय मिल जाता है। रेगिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप किसी को निकालते हैं वो कहीं और जाकर रह लेगा। इनडायरेक्टली इसका मतलब वही है, किसी को डेजर्ट पर भेज देना मान लीजिए, यानी किसी को ऐसी जगह भेज देना जहां ना खाना पीना आश्रय कुछ नहीं मिलने वाला, तो इनडायरेक्टली अब तो हमने उसे छोड़ दिया, त्याग दिया, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आज के वर्ड्स में डायरेक्ट एग्जांपल, फिलॉसफी वही मैंने आपको शो की, डेजर्ट नाउन है, रेगिस्तान दिखाने के लिए, सब जानते हैं रेत जहां पर मौजूद है, और किसी को ऐसी जगह ही भेज देना, ये मेरा समझाने का था। डायरेक्ट मीनिंग है किसी को त्याग देना, निकाल देना, छोड़ देना, हटा देना कहीं से, उसे हमेशा DESERT एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वर्ब है, ED लगाना यानी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज DESSERT। मुझे याद तो आ रहा है ऐसा कोई वर्ड समझाया था, बताया था नाउन के चैप्टर में, जहां पर दो वर्ड्स आपको मेंशन किए थे, पहले ऐसी का बोल दूं, सैंड था रेत, और सैंड्स मतलब रेगिस्तान, और ऐसे ही वर्ड को डिस्कस किया था डिजर्ट, इसको डिजर्ट प्रोनाउंसिएशन में रखते हैं, डेजर्ट, डिजर्ट। डिजर्ट कहा जाता है, आपने जरूर मेन्यू कार्ड में, हाँ आप पहुंच गए, देखा होगा खाने के बाद खाई जाने वाली मीठी चीज को हम डिजर्ट कहकर इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, खाने के बाद खाई जाने वाली मीठी चीज को डिजर्ट कहते हैं, एक स्वीट डिश या मील कही जा सकती है। आफ्टर्स का सिनोनिम है, अगर आपने नाउन पढ़ी है तो आपको याद होगा, आफ्टर प्रपोजिशन है, बाद में, और आफ्टर्स मतलब खाने के बाद खाई जाने वाली मीठी चीज, अ सिनोनिम ऑफ डिजर्ट कहा जा सकता है। इस स्लाइड का क्विक रिकॉल, प्रे इंग्लिश में वर्ब है, प्रार्थना करना, प्रे करना, प्रेयर्स कही जाती हैं हमारी प्रार्थनाएं,
प्रे नाउन भी है, वर्ब भी है, शिकार करना और शिकार दोनों वेरिएशंस हैं। सेवर काट कर अलग कर देना वर्ब है। सीवियर किसी चीज की इंटेंसिटी दिखाना एडजेक्टिव है, सीवियर पेन अक्सर लिखते हैं। और सीवर लाइन इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, और सुअर लाइन परफेक्ट ब्रिटिश और उन वर्ड्स में कहना चाहूं सुअर एक तरह से, या सीवर जो आप कहें नाले को दिखाता है। एंड डिजर्ट इंग्लिश डेजर्ट रेगिस्तान और त्याग देना निकाल देना, और डिजर्ट एज अ नाउन स्वीट डिश किसी चीज को खाने के तौर पर, खाने के बाद खाई जाने वाली मीठी चीज। हाँ, इन वर्ड्स में आपको मुझसे कॉन्ट्रोडिक्शन हो सकता है क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड फॉलो करता हूँ, स्टैंडर्ड डिक्शनरीज और स्टैंडर्ड बुक्स। इंडियन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक्स से माफी, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड उतना ही कंटेंट दे पाती हैं जो हर वक्त प्रिसाइज नहीं होता, माफी इन शब्दों के लिए। द नेक्स्ट वन इज हियर एंड लिसन। मेरी तरफ से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर हैं उनको पता है कि जो कंटेंट होता है वो बहुत स्टैंडर्ड है, इन थोड़ी बुक से बेहतर होगा। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, माफी। हमें पढ़ाया जाता है जनरली कि डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन इज, हियर मतलब सुनना और लिसन मतलब ध्यान से सुनना। आप में से कई लोगों को यही पढ़ाया गया होगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, क्योंकि मैं भी जब ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट से पूछता हूं डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन, सर हियर मतलब सुनना और लिसन मतलब ध्यान से सुनना। अच्छी बात है। तो फिर मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर कोई चीज पहले से कहीं पर मौजूद है और उसी जैसे किसी और वर्ड को आप उस सेंटेंस में ऐड कर देते हैं तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। जरूरत से ज्यादा अधिकता किसी चीज की बुरी होती है। मुझे याद है हम एडजेक्टिव्स में पढ़े थे मोर बेटर, गलत था क्योंकि बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री थी, मोर लगाने से वो डबल कंपैरेटिव में जा रहा था और डबल कंपैरेटिव्स अलाउड नहीं होते। मुझे याद है मोस्ट स्मार्टेस्ट गलत हो जाता है बिकॉज मोस्ट पहले से ही डबल दिखा रहा है, स्मार्टेस्ट पहले से ही सुपरलेटिव है, सॉरी दोनों डबल नहीं लिखे जा सकते। आई एम नॉट गोइंग नोवेयर, ऐसे टर्म्स में डबल नेगेटिव्स हैं, हार्डली के साथ नॉट नहीं आता। ऐसे वर्ड्स में आप जज कीजिए। लिसन केयरफुली तो आपने सुना होगा, हाँ सर बिल्कुल सुना है। लिसन केयरफुली ध्यान से सुनना, तो जज कीजिए अगर लिसन का खुद का मतलब ध्यानपूर्वक सुनना है तो इंग्लिश में लिसन केयरफुली क्यों कहा जाता है? फिर तो लिसन कहने ही जायज था कि लिसन सुनो, सुनो क्यों, ध्यान से सुनो। तो केयरफुली नाम की एडवर्ब उसके साथ क्यों ऐड की जाती है? या तो वो गलत है या फिर जो सर ने पढ़ाया लिसन और हियर का डिफरेंस वो गलत हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। आप मुझे गलत कहेंगे कोई बात नहीं, डिक्शनरी से बात कीजिए, स्टैंडर्ड डिक्शनरीज। हियर इंग्लिश में वर्ब है, सेंसेशनल वर्ब है जिससे हम सेंस कर पाते हैं, देखना, छूना, सुनना। तो जब आप सुनाई देने की बात करते हैं, मैं नहीं लिखूंगा हियर मतलब सुनना, वर्ब तो दोनों है, आप भी जानते होंगे। हियर इंग्लिश में एक सेंस करने वाली वर्ब है, जब हमें कुछ सुनाई देता है तो उसे हियर कहा जाता है। सुनाई देने को इंग्लिश में हियर कहते हैं। ऑक्सफोर्ड से बात कीजिए, चेक कीजिए। और खुद से किसी चीज को सुनने को लिसन कहा जाता है। हाँ आपने सही सुना, ऑकवर्ड होगा शायद, मैक्सिमम लोगों ने पहली बार ऐसा सुना हो क्योंकि हमने हमेशा रटा था सी मतलब देखना, लुक मतलब ध्यानपूर्वक देखना, अभी उसकी भी बात कर लेंगे। हियर इंग्लिश में सेंसेशनल वर्ब है, हमारे जो सेंस होते हैं पांचों, देखना, छूना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, उनमें से एक हियर होती है, सुनाई देना। तो आप एग्जाम्पल्स चेक कीजिए। यार वो कहीं से मुझे एक आवाज आ रही थी, मुझे आवाज सुनाई दी थी, आपको सुनाई दी क्या? अच्छा यार नीचे से मम्मी की आवाज सुनाई दी है। अब उस केस में मुझे हियर लिखना होगा, मैं नहीं बोलूंगा आई एम लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ माई मदर, आई हर्ड अ वॉइस। यार ये शोर क्यों आ रहा है यार, कहां से आ रहा है ये शोर? आई हर्ड सम नॉइज। उस केस में आप लिसन टू नॉइज तो नहीं कहते, क्योंकि हियर आपके सेंस को दिखाता है। मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर कहीं से कोई नॉइज आ जाता है तो मैं उसे सुनना नहीं चाहता था, बट वो मुझे सुनाई दिया मेरे सेंसेस के द्वारा, उसे हियर की कैटेगरी में रखते हैं। हियर इंग्लिश में ट्रांसिटिव भी होती है, बिकॉज अगर मुझे कुछ सुनाई दिया तो वो कुछ तो होगा जो सुनाई दिया, उसका ऑब्जेक्ट है। तो आई हर्ड योर वॉइस, यार मुझे तो तुम्हारी आवाज सुनाई दी थी, कोई नहीं है गेट पर। कई बार होता है ना गेट पर यार कोई है शायद, लेकिन हवा चल रही थी, कोई था नहीं वहां पर, फॉर एग्जाम्पल। हियर सेंसेशनल वर्ब है, सुनाई देने को दिखाती है, ऑक्सफोर्ड में लिखा है, चेक कर लीजिए। जबकि लिसन आपकी तरफ से होता है कि आप जब किसी चीज को सुनना चाहते हैं। तो म्यूजिक मुझे पसंद है, ऑटोमेटिकली सुनाई नहीं देता, मैं जाकर अपने फोन में ईयर प्लग्स लगा के ऑन करूंगा तब मुझे जाकर म्यूजिक सुनेगा। उस केस में आप उसे लिसन की कैटेगरी में रखते हैं। हॉबीज क्या है? म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनाई देना मुझे पसंद नहीं है। नेचुरल तौर पर जब आपको कोई भी चीज सुनाई देती है वो हियर की कैटेगरी में है।
कब कब नॉइज कहीं सुनाई दे, गाड़ी की आवाज सुनाई दी, बिकॉज मेरा अटेंशन थोड़ी था कि मुझे गाड़ी की आवाज सुननी है, तो आई हर्ड समथिंग, हाँ मुझे कुछ सुनाई दिया, हाँ मैंने भी सुनी वो चीज। माँ को 24/7 मैं थोड़ी ना सुन रहा हूं कब वो मुझे आवाज दे रही है, लेकिन एकदम से माँ की आवाज आई, मुझे सुनाई दी, हियर की कैटेगरी में है। और जब आप किसी चीज को सुनना चाहते हैं वो लिसन की कैटेगरी में आता है। तब जाकर अगर आपको वो चीज ध्यान से सुननी है तब आप उसमें एडवर्ब लगाकर उस वर्ब का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। इसीलिए लिसन केयरफुली जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आप वेरीफाई ऑक्सफोर्ड से कर लीजिएगा, मेरे शब्द बुरे लगे माफ कीजिएगा, बट सच्चाई यही है, हियर मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता। रेस्ट अप टू यू। सेम डिस्क्रिप्शन गोज समवॉट हियर, कि देखो सी और लुक में डिफरेंस, सर सी मतलब देखना और लुक मतलब ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर लुक केयरफुली क्यों होता है, लुक केयरफुली क्यों लिखा जाता है? अच्छा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्यों? वो तो ऑलरेडी उसका मतलब रखती है, तो ऐसा नहीं होता। सी, हियर, ये सेंसेशनल वर्ब्स हैं, माफी के साथ डिक्शनरी की मदद से, वो भी स्टैंडर्ड नंबर 1 ही कहूंगा ऑक्सफोर्ड। SEEC का मतलब किसी चीज को देखना नहीं स्वतः, फर्स्ट मीनिंग इसका होता है कुछ दिखाई देना। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आई कैन नॉट सी एनीथिंग, नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई देना इन टर्म्स ऑफ सेंसेस हमेशा सी की कैटेगरी में आता है। तो जब आप किसी भी चीज को देखते हैं इनडायरेक्टली वो आपको दिखाई दे रहा है, आपकी इंटेंशन उसे देखने की नहीं थी, उस केस में उसे सी लिखा जाता है। आई सॉ समथिंग, जब वो चीज आपको दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा सेंस करने के एक्शन को सी मार्क करते हैं, लेकिन जब आप खुद किसी चीज को देखना चाहें उस केस में उसे लुक कहा जाता है। तो लुक केयरफुली, अब ध्यान से देखना जरा, तो मैं चाहता हूं कि आप देखें ना कि आपको दिखाई दे। जैसे ये ऑनलाइन वीडियो है, ऑफलाइन क्लासेस में आपका बोर्ड लगा हुआ है, अब उस केस में बच्चे को बोर्ड दिखाई नहीं देगा, अगर उसे पढ़ना है उसे खुद देखना पड़ेगा, उस केस में आपका वर्ड लुक आ जाता है। आप डिक्शनरी से वेरीफाई कर लीजिए। सी इंग्लिश में वर्ब है बाखूबी, मैंने ऐसी और भी वर्ब्स लिखी हैं जिसका इस्तेमाल दिखाई देने के तौर पर करते हैं। ये सेंसेशनल वर्ब है, ये मैं लिखना चाहूंगा। हियर इंग्लिश में सेंसेशनल वर्ब है, जबकि लुक का मतलब खुद से अटेंशन देकर किसी चीज को जा सकता है, खुद से देखना, दिखाई देना, ये डिफरेंसेस हैं। हाँ, देखने के लिए तो बहुत सारे शब्द होते हैं, वॉच भी जाता है, वॉच मतलब भी तो देखना होता है, ध्यान से, जैसे भी आप कहना चाहें। देखिए एक वर्ड को इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है, बेस मीनिंग मैं आपको मार्क कर देता हूं। वॉच का मतलब ना सिर्फ देखना, ध्यान से देखना, निगरानी रखने के तौर पर भी आ जाता है, या किसी चीज को लंबे समय तक देखने के तौर पर भी आता है। मूवेबल्स को भी देखने के लिए आ जाता है, मूवेबल मतलब जो चीजें गतिशील हैं, जो मूवमेंट कर सकती हैं, उनको भी देखने के लिए वॉच इस्तेमाल करते हैं। लंबे समय तक किसी चीज को देखना, मूवेबल्स को देखना, निगरानी रखने के लिए भी वॉच का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए खेलने वाला बैट्समैन, निगरानी रखने वाले को वॉचमैन कहा जाता है। एक चीज, हाँ आप इसे ऐसे भी तो देख सकते हैं, वॉचमैन जिसे देखेगा, जो कोई चीज वहां पर होगी वो कांस्टेंट नहीं है, कोई चलते हुए आ रहा है तो मुझे उस पर निगरानी रखनी है। जो घर ऑलरेडी बना हुआ है सामने वाले का, मुझे उस पर क्या निगरानी रखनी है, लेकिन मुझे लगा इधर से कोई आया, उस केस में हम उसे वॉच करते हैं। तो टाइमर आपके फोन में है, स्टॉप वॉच भी होती है, वो किसी को देख नहीं पाती लेकिन वो उन चीजों की वैल्यूएशन बना सकती है, इतने सेकेंड्स पर इतने सेकेंड्स। सिमिलरली जब आप टीवी देखते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, तो वॉचिंग टेलीविजन, ये मूवी देखिए क्या, वॉच, बिकॉज वहां मैं लुक नहीं यूज कर सकता, क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर होता है, एक चीज। और दूसरी बात, उसमें हम कांस्टेंट चीजों को नहीं देखते, अक्सर चीजें मूव करती रहती हैं। तो माना ग्रामर बहुत अच्छी चीज है ऑनेस्टली, कि मान लीजिए वॉचिंग टेलीविजन जैसा कोई शब्द है, सर टीवी कहाँ मूव करती है, फिर भी हम वॉचिंग टेलीविजन लिखते हैं, टीवी मूव नहीं करती, लेकिन आप टीवी को थोड़ी देखते हैं, उसके अंदर के कंटेंट्स को देखते हैं, और वो चीजें हमेशा मूव करती रहती हैं। इसीलिए वॉच का मतलब अक्सर मूवेबल्स के लिए है, गतिशील चीजों को देखना, वो निगरानी रखने और ऐसी चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और वर्ड्स देखते हैं। स्टेयर और गेज काफी हद तक कॉमन है। स्टेयर घूरने को कहा जाता है, घूरना किसी को, स्टेयरिंग आपने भी देखा होगा, घूरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गेज का बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल स्टार्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, गेजिंग एट द स्टार्स। तो थॉटफुल वे में, ऑफुल वे में, किसी सोच मग्न होकर किसी चीज को देखने के लिए गेज कहा जाता है। हालांकि दोनों कॉमन है, काफी हद तक इस्तेमाल कॉमनली भी किए जा सकते हैं। स्टेयर घूरना, और किसी चीज के तौर, किसी को
थॉटफुल, कुछ सोचते सोचते आश्चर्य के तौर पर किसी चीज को देखने के लिए गेज इस्तेमाल करते हैं। गेज अक्सर इस्तेमाल नहीं होता है। स्टार्स की जब बात की जाएगी तो हमेशा वहां पर गेजिंग एट द स्टार्स ही लिखा जाता है। थॉटफुल मैनर में जब हम रात को बिल्कुल सोच मग्न है उस वक्त अगर किसी चीज को देख रहे हैं वो हमेशा आपका गेजिंग पर जाता है। स्टेयर आप बाखूबी जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देखने के बहुत सारे इंटेंशन होते हैं। एक पीप भी होता है जिसका मतलब झांकने के लिए कहा जाता है। ताकने झांकने को इंग्लिश में पीप इस्तेमाल करते हैं। ग्लेयर और ग्लावर दोनों सेम वेरिएशन रखते हैं। गुस्से में किसी को देखने के लिए ग्लेयर और ग्लावर कहा जाता है। आई रिपीट, गुस्से में किसी को देखना ग्लेयर और ग्लावर की कैटेगरी में है। और लास्ट वन आप बाखूबी जानते होंगे, मूवीज सॉन्ग्स वगैरह एट अ ग्लैंस, एक झलक में तो मुझे लगा तुम ही हो वहां पर, और इस बात की ग्लिम्स, सिर्फ एक झलक हमने दिखा दी है। तो झलक देखना यानी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज को सिर्फ एक झलक, इनडायरेक्टली प्रिसाइज वर्ड बोलना चाहूं तो वो ग्लैंस और ग्लिम्स दोनों में आ जाता है। एक बार रिकॉल करूं इन वर्ड्स को। हियर, माफ कीजिएगा बट सच्चाई आपको दिखाई है। सेंसेशनल वर्ब के तौर पर सुनाई देने को हियर कहा जाता है। जब आप किसी चीज को खुद से सुनेंगे, म्यूजिक या जो भी आपकी पसंद है, वो लिसन की कैटेगरी में है। सी दिखाई देना प्रिसाइजली, लुक देखना, वॉच मूवेबल्स को देखना, लंबे समय तक देखना, निगरानी रखना, स्टेयर घूरना, गेज मतलब भी घूरना ही है लेकिन थॉटफुल मैनर में जब किसी को घूरना गेजिंग आ जाता है। पीप झांकने को कहा जाता है, ताकना झांकना। ग्लेयर और ग्लावर गुस्से में देखना, और ग्लैंस और ग्लिम्स एक झलक में देखने को मार्क करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। लाइट लाइट लाइट, 3 बार लाइट क्यों लिखी है मैंने? टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, लाइट 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 एंड बर्न। द वेरी फर्स्ट लाइट इज अ नाउन, और नाउन के अलावा काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। हाँ जी, मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, एक बार रिवाइज कर दूं इस बात को। लाइट इंग्लिश में नाउन होती है, हम सब जानते हैं, प्रकाश, रोशनी, जिस तरह के हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपको लाइट की इंटेंसिटी दिखानी है कि लाइट कम है या ज्यादा है, उसे हम गिन नहीं सकते। अभी जो कमरे में रोशनी है इसे मैं गिन नहीं सकता 1 2 3 4 5। तो लाइट अपनी इंटेंसिटी के तौर पर अनकाउंटेबल नाउन जाती है, फर्स्ट आंसर। लेकिन हाँ, लाइट इंग्लिश में काउंटेबल भी हो जाती है जब सोर्स ऑफ लाइट की बात की जाती है। तो एक वर्ड याद होगा, कैमरा, लाइट्स, एक्शन, उस केस में लाइट्स कहते हैं। अनकाउंटेबल में ऐसी नहीं लगती। दूसरी बात, ट्यूबलाइट है, एलईडीज हैं, इनको हम सोर्स ऑफ लाइट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ठीक है, मैं जा रहा हूं, जब तुम यहां से जाओ तो लाइट्स ऑफ कर देना। ये क्या, ये लाइट्स ऑफ क्यों नहीं की है? उस केस में उसे सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो लाइट इंग्लिश में अनकाउंटेबल भी है, लाइट इंग्लिश में काउंटेबल नाउन भी है। अनकाउंटेबल इन द सेंस दिखाने के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और काउंटेबल इन द सेंस आपकी सोर्स ऑफ लाइट को गिनने के तौर पर भी। लाइट इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है, और जब लाइट इंग्लिश में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव हमेशा क्वालिटी क्वांटिटी को दिखाता है। थोड़ी देर पहले एक टर्म था LOOSE, लूज, जिसका मतलब ढीले के तौर पर था। और लाइट भी ऐसी ही किसी चीज को कहा जाता है, ये तुमसे 5 किलो का बैग नहीं उठ रहा, कितना लाइट है। लाइट को हिंदी में हल्का भी कह देते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वेट जब हम किसी चीज को लाइट कहते हैं वो हमेशा उसको हल्का दिखाने का काम करता है। तो कोई चीज महंगी है, सस्ती है, अच्छी है, ढीली है, हल्की है, वजनदार है, वो सब उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी है। उस केस में लाइट एडजेक्टिव भी है। और हाँ, लाइट इंग्लिश में वर्ब भी होती है, बिकॉज, डांस, डांसर, एक्ट, एक्टर, सिंग, सिंगर, लीड, लीडर, मैनेज, मैनेजर, लाइट, लाइटर, प्रे, प्रेयर। इस केस में लाइट आपकी वर्ब भी है। तो लाइट का मतलब किसी चीज को जलाने के तौर पर हो जाता है, और बर्न का मतलब भी जलाने के तौर पर है। तो मेरा मेन डिस्टिंग्विश इन 2 शब्दों को दिखाने से है, ना कि उनके बीच में उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने से। ये एक्स्ट्रा इन्फो थी कि लाइट नाउन भी है, लाइट एडजेक्टिव भी है, लाइट इंग्लिश में वर्ब भी है, बर्न भी इंग्लिश में वर्ब है। बट जब हम लाइट को इस्तेमाल करते हैं एज अ वर्ब तो अक्सर उसका मतलब, अक्सर जैसे कैंडल के लिए आपने देखा होगा लाइट इस्तेमाल करते हैं, लाइट द कैंडल, बिकॉज लाइट नाउन वर्ब दोनों सेम वेरिएशन दिखा सकते हैं। अगर आप फिलॉसफी यूज करें, किसी चीज से प्रकाश लेने के इस्तेमाल पर उसे जब जलाया जाता है उसे हमेशा लाइट कहते हैं। जब आप कैंडल को जलाते हैं, लाइट द कैंडल। लाइट क्यों? बिकॉज कैंडल को जलाने का उद्देश्य उसको नष्ट करने का नहीं होता, उससे प्रकाश लेने के लिए, रोशनी लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन वन वर्ड अगर कहना चाहूं, प्रज्वलित करना अगर किसी चीज को है कि भाई वो दिया जला दीजिए। अब दिया जलाने में हम उसमें नीचे से आग नहीं लगाते कि वो राख कर देना है हमें पूरा, उसको जलाने का उद्देश्य उससे रोशनी या प्रकाश लेना होता है। उस केस में हमेशा लाइट यूज करते हैं।
बर्न का मतलब बिल्कुल आग के तौर पर किसी चीज को जलाना, और हां पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं जब बहुत ज्यादा लाइट, जब उसका उद्देश्य रोशनी या प्रकाश से न हो। तो इसीलिए हमारी गैस के लाइटर्स नहीं होते, लाइटर वो होता है जो उसमें आग लगाता है, लेकिन बर्नर जरूर होता है। और सेम फॉर्म पर बर्न करना किसी चीज को, घाव को भी दिखाता है एज अ नाउन एक्चुअली, जलाने के तौर पर जिसका हार्श इंपैक्ट हो सकता है वो हमेशा बर्न में जाता है। तो ये भी कुछ डिफरेंसेस ध्यान रखें। लाइट नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, इंटेंसिटी और सोर्स ऑफ लाइट। लाइट इंग्लिश में एडजेक्टिव भी है हल्का दिखाने के लिए। लाइट वर्ब है प्रज्वलित करना किसी चीज को इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और जब आप किसी चीज को लिटरली जलाना चाहते हैं उस केस में आपका आंसर बर्न पर आ जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन, सिंक एंड ड्राउन। ठीक है, सिंक मुझे याद है मेरे घर में सिंक है, ये भी एक कॉमन वर्ड है जो एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। ड्राउन तो अखबारों में न्यूज मिल जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो कि वो 3 बच्चे वहां पर डूब गए, ऐसा हो गया, ड्राउन कहा जाता है। इनडायरेक्टली दोनों का मतलब सेम है और डिफरेंट भी है। किसी चीज को पानी में डूबने या डुबाने को सिंक और ड्राउन से लिखा जाता है, ये कॉमन एग्जाम्पल है। डिफरेंसेस एग्जाम में कहां काम आते हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि जब शिप की बात करते हैं यही एग्जाम्पल पूछा जाता है। द शिप ड्राउन्ड की जगह शिप सैंक लिखते हैं, सेकंड फॉर्म सिंक की सैंक हो जाती है। क्यों? अब शिप की जब आप बात करेंगे तो शिप का ड्राउन होना गलत मानते हैं, शिप को सिंक लिखा जाता है, जबकि इंसान जब डूबता है उसे हमेशा ड्राउन में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? तो जज कीजिएगा, बिकॉज डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं वो इंडियन इंग्लिश में ही फ्रैक्शंस हैं, हालांकि एक्स्ट्रा भी दिखा देता हूं। आप शिप के साथ गूगल कीजिए, क्योंकि मैं जब कई बार पढ़ाता हूं कई शेक्सपियर मिल जाते हैं क्लास में। नहीं सर ऐसा तो होता ही नहीं है, शायद आपने ज्यादा पढ़ा होगा इसीलिए आपको पता है। तो गूगल कर लीजिए, आपको अखबारों की न्यूज मिल जाएगी जहां शिप के साथ ड्राउन भी लिखते हैं, बट एग्जाम्स में आएगा गलत है, आपको वहां पर सिंक लिखना होगा। छोटा सा एग्जाम्पल स्टार्ट करने के लिए, घर में किचन होती है, किचन में सिंक भी होती है जहां मां बर्तन धोती है, इस तरह से मान लीजिए। क्या वहां पर पानी में बर्तनों को डुबाने का उद्देश्य उनको नष्ट करने से है? नहीं। उस केस में जो बर्तन डुबाए जाते हैं वो किसी भी पर्पज से होंगे, जब उनको वापस बाहर निकाला जाता है वो अपनी सेम स्टेट में आते हैं, नष्ट नहीं होते, खराब नहीं होते। लेकिन अगर इंसान पानी में डुबाया जाए 5 मिनट के लिए, जिस तरह से बर्तन डुबा के रख देते हैं, वो अपनी जान दे सकता है। उसी केस में इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है। शिप सिंक भी होते हैं, शिप ड्राउन भी होते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, किसी को ऑकवर्ड लगे। हाँ, इंडियन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक्स नहीं पढ़ाएंगी ये चीजें। शिप का इंटेंशन जब सिंक होना है, फॉर्मल इंग्लिश है, एग्जाम में यही एरर आपसे पूछी जाएगी, बिकॉज इसका रीजन ये भी है, शिप जब सिंक होता है तो लकड़ी का है, वो लकड़ी पानी से खराब नहीं होगी इन केस, वो वहीं के वहीं, हम लोग कहते हैं टाइटैनिक जो है उसका मलबा आज भी वहां पर है, वो सिंक की कैटेगरी में आता है। बर्तन मैंने पानी में डुबाकर डाल दिए, वो सिंक हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्टेट में चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर इंसान को पानी में डाला जाए वो मर जाएगा। उस चेंज इन स्टेट या फिर किसी भी चीज को ड्राउन लिखते हैं। तो अगर कोई शिप कहीं पर जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है, जो आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर लकड़ी भी तो खराब होती है पानी से। हाँ, अगर उसकी अब आइडेंटिटी है ही नहीं, वो पानी के साथ बह गया, अब है ही नहीं वहां पर, तो वो शिप ड्राउन ही हुआ था, वो सिंक नहीं हुआ था। और सिर्फ वो नीचे पानी में आकर ये पड़ा हुआ यहां पर, उसे सिंक लिखते हैं। ये रियलिटी के आंसर्स थे, माफ कीजिएगा ऑकवर्ड लगा हो। हाँ, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन में सेंटेंस लिखा आया द शिप ड्राउन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन, गलत है, आपको वहां पर सिंक ही लिखना होगा एग्जामिनेशन पर्पज से। लेकिन कभी किसी अखबार में, मैगजीन में, लाइफ में कभी लिखा मिले शिप ड्राउन्ड, तो शायद आपको मेरे शब्द याद आ जाए, हाँ यार एक इंसान ने बताया तो था कि शिप के साथ भी ड्राउन आ सकता है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वही आंसर है। ऐसी चीजें सिंक होती हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, और आपके ड्राउन में आप इंसानों को ड्राउन कहते हैं, लेकिन रीजन वही है, इंसान मर जाता है, ग्लास और ये सब चीजें मरती नहीं है। लेकिन हाँ, तो उनके साथ भी आप ड्राउन लिख सकते हैं। एग्जाम पर्पज से सिंक और ड्राउन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज कैच एंड होल्ड, प्रिटी कॉमन है। कैच हम लोग क्रिकेट से सबसे बढ़िया जानते हैं, व्हाट अ कैच। एक सेकंड होल्ड करना है यार, फोन आ रहा है किसी का, उसे होल्ड कह देते हैं। एक पानी का ग्लास आप कितनी देर तक कैच कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं, तो पानी के ग्लास को हम लोग होल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा क्यों? वन वर्ड में आंसर है। जब आपको मूवेबल्स की बात करनी है, चीजें गतिशील हैं, उनको किसी जगह स्टेबल रखना है, वो हमेशा आपके कैच में आ जाते हैं। और अगर कोई चीज पहले से स्टेबल है, उसको आपको वहीं पर रखना है, वो हमेशा होल्ड में आ जाती है। तो जब बॉल मूवेबल है, उसे कैच किया जाता है, वो कैच की कैटेगरी में है।
लेकिन ग्लास कांस्टेंट है और मुझे उसको पकड़ कर रखना है, थामे रखना है, वो आपका होल्ड पर आ जाता है। फोन पर बात करते वक्त भी हम लोग यही यूज करते हैं कि फोन, यार एक सेकंड होल्ड करना प्लीज, वो मूवेबल नहीं है, ना फोन ना मैं, कोई चीज मूवेबल नहीं है, गतिशील नहीं है, इसीलिए फोन को होल्ड किया जाता है। लेकिन भाई इतने दूर से फोन फेंक कर मत मारो, गिर जाएगा, टूट जाएगा, कैच कर लो यार, तुम तो कैच कर लोगे। अब मुझे फोन अगर किसी को फेंक कर देना होगा तो वही फोन कैच भी किया जा सकता है, ठीक है। जनरल डिफरेंसेस प्लीज ध्यान रखें। लाइट नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, प्रकाश रोशनी, इंटेंसिटी और सोर्स ऑफ लाइट। लाइट एडजेक्टिव है, हल्का, किसी चीज से रोशनी के इंटेंशन से जब आप उसे जलाते हैं हल्का सा, वो हमेशा लाइट में आ जाता है। ज्यादा किसी की इंटेंसिटी रखना, उसको खत्म करने के, बर्न द पेपर्स, पेपर जला दिए हमने, राख कर दिए, वो बर्न की कैटेगरी है। सिंक, किसी चीज का डूबना लेकिन उसकी स्टेट चेंज ना हो, शिप, बर्तन सिंक में जाते हैं। लेकिन ड्राउन, जब वो इंसान मर जाए या उसकी स्टेट चेंज हो जाए, ड्राउन में चला जाता है। सिमिलरली कैच, मूवेबल्स को पकड़ना, और होल्ड आपका हमेशा नॉन मूवेबल्स के तौर पर लिखा जा सकता है। मुझे जितना दिख रहा है 1 घंटा आसपास हो चुका है। वर्ड्स इस कैटेगरी में बहुत सारे हैं, राइट, ड्राइव, स्टील, वेदर, इन्वेंट, डिस्कवर, एक्सेप्ट, देयर, इनमें बहुत डाउट आती है स्टूडेंट्स को, तो मैं कोशिश करता हूं, बहुत सारे हैं, कुछ इसमें लिखे भी नहीं है मैंने, बट 1 आवर के आसपास ड्यूरेशन हो गई होगी, तो अब 2 आवर नहीं करना चाहूंगा मैं इसे। इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूं, ऑनेस्टली यहीं फिनिश करता हूं। आगे जो रिमेनिंग वर्ब्स हैं, हाँ बहुत टाइम लगता है ऐसा डेटा कलेक्ट करने में, इसीलिए पिछले 4 दिन से कोई वीडियो अवेलेबल नहीं था, माफ कीजिए, लेकिन आपके लिए बेहतर कर रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून आपको मिल जाएगा, डेटा है मेरे पास, 1 दिन बाद ही ऑल्टरनेटिवली। लेकिन हाँ, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करना चाहूंगा इन 40 या जितनी भी वर्ब्स आपको समझाएं के साथ, कि प्लीज इनका ध्यान रखना अगर आप एग्जाम पर्पज से हैं और डेली लाइफ में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। Thank you very much for staying with me. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. कुछ और words as well as verbs इसी कैटेगरी की आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। Till then, thanks in couple of notifications के साथ कि आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, that is English by Kapil Dev Sharma। अपनी डाउट्स आप वहां पर पूछ सकते हैं और क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको वहां पर जरूर मिलते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मुझे अनअकैडमी पर प्लीज फॉलो कर सकते हैं और किसी भी कोर्स को परचेज करने से पहले यू कैन यूज माई प्रोमो कोड, दैट इज कपिल सर, एंड यू कैन गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम माई रेफरल कोड। ठीक है, शुक्रिया वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए, हमेशा स्टैंड करने के लिए। वुड लव टू सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। दिस इज कपिल देव शर्मा, ऑलवेज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। थैंक्स अ लॉट।